हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल इजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें हैं। तो आज इस वीडियो में जो हमारे देश की इंपोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ये झील क्या होती है। ठीक है, तो झील की परिभाषा आपके स्क्रीन में आ चुकी है। एक ऐसा स्थिर जलीय भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, इसको हम झील कहते हैं। एक ऐसा स्थिर जलीय भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जलीय भाग होगा जिसका जल स्थिर होगा और ये जो जलीय भाग होगा ये चारों दिशाओं से स्थल से घिरा होगा। तो ऐसे जलीय भाग को हम बोलते हैं झील। ठीक है, तो आपको अगर देखना है कि झील किस प्रकार की होती है, आपने देखी होगी, कई सारी झीलें देखी होंगी, आपके राज्य में भी कोई ना कोई झील जरूर होगी। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो जलीय भाग है ना, जो आपके सामने मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो जलीय भाग है ये चारों दिशाओं से स्थल से घिरा हुआ है। और आपको एक चीज़ और दिखी होगी कि इसका जो जल है वो स्थिर है, इसलिए बोला है एक ऐसा स्थिर जलीय भाग झील कहलाता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। ठीक है, तो ये तो होगी झील की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है कि झील कितने प्रकार की होती है। तो जाहिर सी बात है, झील दो प्रकार की ही होंगी। एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है मानव निर्मित झील। अब प्राकृतिक झील मतलब हुआ कि एक ऐसी झील जिसका निर्माण स्वयं हो जाता है, अर्थात प्रकृति के द्वारा स्वयं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस झील को देखो, अगर इस झील का निर्माण बरसात के जल के द्वारा हुआ हो तो हम बोलेंगे कि ये झील क्या होगी, प्राकृतिक झील होगी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा स्वयं ही इस झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पर एक कोई गड्ढा था पहले और यहाँ के लोगों ने इस गड्ढे में पानी भर भर के एक झील का निर्माण कर दिया, तो ये झील कैसी झील बन जाएगी, ये बन जाएगी मानव निर्मित झील। अगर किसी झील का निर्माण मानव के द्वारा किया जाएगा तो वो मानव निर्मित झील बन जाएगी। अगर किसी झील का निर्माण स्वयं हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक झील। ठीक है, अब हम कुछ विशेष प्रकार की झीलें पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे हमने तो अभी दो प्रकार की झीलें पढ़ा था, प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो दो प्रकार की ही होती हैं। तो इन दो प्रकार की जो झीलें हैं ना, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुछ होती हैं, बहुत सारी झीलें होती हैं, प्राकृतिक झीलें होती हैं और बहुत सारी झीलें मानव निर्मित झीलें होती हैं। तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम अच्छे से झीलों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिवली अध्ययन करेंगे। जो हमारे काम के लिए अभी इंडियन ज्योग्राफी में ज़रूरत है, जिनको हमको पढ़ना अति आवश्यक है, हम उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों झीलें आपको ध्यान रखना है, तीनों झीलें प्राकृतिक झीलें हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे लैगून झील। तो हमने लैगून झील तो पहले ही पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से आपको फटाफट बता देता हूँ। जो लैगून झील होती है ना, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारे देश की एक फेमस झील है, चिल्का लेक, चिल्का झील, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका निर्माण कैसे होता है, मैंने कई बार बता रखा है। जो लैगून झीलें होती है ना, इनका निर्माण होता है समुद्र या महासागर के खारे पानी से, समुद्र या महासागर के खारे पानी से। अब निर्माण कैसे होगा मैं आपको हल्का सा यहीं पर बता देता हूँ। ये जो मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये है उड़ीसा का तट। ठीक है, उड़ीसा का तट है। तो ये जो उड़ीसा का तट है और यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, आपको मालूम ही होगा, बंगाल की खाड़ी स्थित है। और आपको मैंने कई बार बताया कि जो बंगाल की खाड़ी है यह हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हिंद महासागर का ही हिस्सा बंगाल की खाड़ी भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि जो हिंद महासागर का जो खारा पानी है, मैंने बोला ना समुद्र हो या महासागर हो, वो इस प्रकार से ये उड़ीसा के तट पर अंदर की ओर घुस गया होगा इस प्रकार से, और यहाँ पर एक झील का निर्माण कर दिया। तो ये जो झील है इसी को हम बोलते हैं लैगून झील। आप सीधे शब्दों में बोलना, ऐसी झील जिसका निर्माण समुद्र या महासागर के खारे पानी से होता है उसे हम बोलते हैं लैगून झील। और हमारे देश की सबसे जो फेमस लैगून झील है वो है चिल्का झील, चिल्का लेक, जो उड़ीसा में स्थित है। और कई सारी झीलें और भी हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक है पुलिकट लेक, पुलिकट झील, आगे मैं और बता दूंगा। ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका जो कुछ भाग है वो तमिलनाडु में भी है। अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक का, और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी है। ठीक है, और केरल में भी दो काफ़ी फेमस लैगून झीलें हैं, बेम्बानाड, बेम्बनाड, बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, अष्टामुदी झील। तो ये सब आगे मैं आपको लिखा दूंगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे देश में चार फेमस लैगून झीलें हैं, चिल्का झील, पुलिकट झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। और अधिकांश भाग जो पुलिकट लेक का है वो आंध्र प्रदेश में आता है और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में आता है। और केरल में भी दो झीलें हैं, बेम्बानाड और अष्टामुदी झील, अष्टामुदी झील, ये दोनों झीलें केरल में स्थित हैं।
ये दोनों झीलें भी लैगून झीलें हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी झील है वो है क्रेटर झील। तो इसको हम आगे के चैप्टरों में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे इसका, लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन में। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेटर झील की डेफिनेशन क्या होती है, आप सिंपली उसको बोलेंगे ऐसी झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप क्रेटर झील का निर्माण होता है। आप अभी बस इतनी लाइन को ध्यान रखिए, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप क्रेटर झील का निर्माण होता है, या आप बोल सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। और हमारे देश की जो एकमात्र क्रेटर झील है ना, आपको याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की सिर्फ एकमात्र क्रेटर झील है। वो कहाँ स्थित है मैं आपको बताऊंगा। उस झील का नाम है लोनार झील, और ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये हमारे देश की एकमात्र क्रेटर झील है, ठीक है। तो आप क्रेटर झील भी समझ गए होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोनार जो लेक है, जो हमारे देश की एकमात्र क्रेटर झील है, ये किस प्रकार से दिखती है। तो ये आपके सामने जो अभी लेक आई है ना, यही है लोनार लेक, और ये हमारे देश की एकमात्र क्रेटर झील है। अब हम देखेंगे कि गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नदी के विसर्पण के कारण नदी के विसर्पण के कारण नदी के विसर्पण के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। गोखुर झील का निर्माण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे नदी के विसर्पण के कारण ही गोखुर झील का निर्माण होता है। अब मैं बताऊंगा नदी के विसर्पण के कारण कैसे गोखुर झील का निर्माण होता है। तो मैंने बोला नदी के विसर्पण के कारण, यानी कि अगर नदी विसर्पण कर रही होगी तभी गोखुर झील का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से विसर्पण मतलब मैंने बताया था नदी के सांप की तरह चलना, इस प्रकार से सांप चलता है ना, इस प्रकार से नदी का बहना, ठीक है। तो नदी का एक गुण होता है ना कि मान लो पहली स्टेज में नदी इतना विसर्पण कर रही थी, तो उसके बाद क्या होता है कि नदी इससे ज़्यादा विसर्पण करती, कुछ समय बाद जो नदी है इस प्रकार से ज़्यादा विसर्पण करने लग जाती है। पहले नदी ने इतना विसर्पण किया, दूसरी स्टेज में कुछ समय बाद जो नदी है वो इससे ज़्यादा विसर्पण करने लग गई, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि जो नदी है वो अपने मैक्सिमम विसर्पण में पहुंच जाती है, यानी कि उससे ज़्यादा नदी विसर्पण नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल नदी अपने मैक्सिमम लिमिट में पहुंच चुकी है, नदी इससे ज़्यादा विसर्पण नहीं कर सकती है। तो इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये थर्ड स्टेज है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहली स्टेज में नदी ने कम विसर्पण किया, उसके बाद नदी ने ज़्यादा विसर्पण करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो नदी है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुँच गई, इससे ज़्यादा नदी विसर्पण नहीं कर सकती है। तो उसके बाद होता क्या है ना, मैं रेड पेन से बताता हूँ इसको। उसके बाद होता क्या है ना, ये जो चौथी स्टेज में क्या होता है मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि जो नदी है फिर से जैसे शुरुआत में पहली स्टेज में बह रही थी ना, उस प्रकार से बहने लग जाती है, इस प्रकार से बहने लग जाती है जैसे पहले बह रही थी। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला भाग है ना अलग से भाग, ये भाग अलग हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर, इसको मैं ब्लैक पेन से बताता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इन्हीं झीलों को बोलते हैं हम गोखुर झील। तो यहाँ पर कुछ झीलें बन जाती हैं, और इन झीलों का निर्माण इस नदी के जल के द्वारा ही होता है। क्योंकि नदी का जो विसर्पण की जो मैक्सिमम लिमिट है नदी ने उसको कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद जो नदी है अपनी पहले की अवस्था की तरह ही बहने लग गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर झीलों का निर्माण हो गया, कई सारी झीलें बन चुकी हैं, 4 झीलें बन चुकी हैं, तो इन्हीं को हम गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। तो चौथी स्टेज में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। चौथी स्टेज में इस प्रकार से नदी फिर से अपनी पहली स्टेज की तरह बहने लग जाएगी, जो मैंने आपको नीचे बता दिया है। इस प्रकार से जैसे पहले बह रही थी उस प्रकार से बहने लग जाएगी, और यहाँ पर गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा। और इस गोखुर झील में जो जल होगा वो नदी का जल ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो नदी है वो इससे ज़्यादा विसर्पण नहीं कर सकती है, तो इस भाग को नदी ने छोड़ दिया और पहले की तरह बहने लग गई, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश की एक काफ़ी फेमस गोखुर झील है, उसका नाम है वुलर झील। अब ये वुलर झील कहाँ स्थित है? वुलर झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वह झेलम नदी के द्वारा किया गया है, झेलम नदी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान और रखना ना, कि जो गोखुर झीलें होती हैं, चूँकि इनका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया जाता है, और जो नदियों का जल होता है वो ताज़ा जल होता है, या ताज़ा पानी होता है, या मीठा पानी बोल सकते हो आप। तो इसलिए जो ये गोखुर झीलें होती हैं ना, ये
ताजे पानी की या मीठे पानी की झीलें होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है और आपको मालूम है नदियों का जो जल है वो ताज़ा बोलो या मीठा हो, मीठा पानी होता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि लैगून झीलों का जो निर्माण है ना, वह खारे पानी से होता है, समुद्र या महासागर के खारे पानी से होता है। तो ये जो लैगून झीलें होती हैं खारी झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम हमारे देश की जो प्रमुख झीलें हैं ना उनको एक एक करके देखेंगे, हर राज्य के हिसाब से या केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नंबर आता है जम्मू एंड कश्मीर का, और आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर अब हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे देश के 2 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी फेमस झीलें हैं वो हैं वुलर, डल, गाडसर, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल और मानसबल, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है लद्दाख में स्थित झीलों का। तो लद्दाख में 2 काफ़ी फेमस झीलें हैं, पौगांगसो और सिमोरिरी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलों का। तो हिमाचल प्रदेश में झीलें जो हैं वो हैं भृगु, मच्छियाल, भृगु ऐसा है, हाँ ध्यान रखना, भृगु, भृगु के बाद मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में तो बहुत सारी लेक हैं और सारी ताल ताल करके ही हैं अधिकांश, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। तो उत्तराखंड की तो आप ताल से भी याद रखते हैं कि जिनके अंत में ताल होगा अधिकांश वो उत्तराखंड में ही है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ में एक ही झील है जो फेमस है, सुखना झील। राजस्थान में कई सारी झीलें हैं, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लून, करसर, डीडवाना, पिछौला, अनासागर, कुचामन, ढैबर और पुष्कर, ये सारी झीलें हैं, ठीक है, राजस्थान में स्थित। महाराष्ट्र में भी 4 फेमस झीलें हैं। लोनार जो मैंने बताया था, जो लोनार लेक है वो हमारे देश की एकमात्र क्रेटर झील है महाराष्ट्र में स्थित, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको पुवई झील, गोरेवारा और सलीम अली सरोवर, ये भी एक झील है, ठीक है। कर्नाटक में 2 झीलें स्थित हैं, बिलांदुर झील और पंपा सरोवर झील, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्किम में 2 झीलें हैं, गुरु डोंगमर और चोलामू, जो फेमस हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर झील हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है, और मैंने बताया था जो पुलिकट झील है वह एक लैगून झील है। इसका जो अधिकांश भाग है वो आंध्र प्रदेश में आता है और इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में है, अधिकांश भाग इसका आंध्र प्रदेश में है और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिजोरम में एक झील है काफ़ी फेमस, पाला, मेघालय में उमियम, पंजाब में कांजली, हरिके और रोपड़, हरियाणा में सूरज कुंड। उसके बाद देखिए गुजरात में 2 फेमस झीलें हैं, नल सरोवर और नारायण सरोवर। तो आप याद रख सकते हैं गुजरात में नल और नारायण, ऐसे आपको याद हो सकता है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में 4 फेमस झीलें हैं, बेराजाम, ऊटी, कोडाई कनाल और चेंबर मबक्कम, ठीक है। तो ये 4 झीलें आप याद रखना। असम में 3 फेमस झीलें हैं, दीपोर बील, सोन बील और चपनाला। और केरल में तो मैंने आपको बता दिया है 2 फेमस झीलें हैं, बेम्बानाड और अष्टमुदी, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। बेम्बानाड और अष्टमुदी जो झीलें हैं ना, ये दोनों झीलें जो हैं वो लैगून झीलें हैं, मैंने आपको बता रखा है अभी। लैगून झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं और केरल के तट पर स्थित हैं। आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी मतलब हुआ क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी जो झील है हमारे देश की, उस झील का नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। और मैंने बताया था जो चिल्का झील है वह एक लैगून झील है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में जितनी भी झीलें हैं, भले वो लैगून झील हो या ताजे पानी की झील हो या कोई भी झील हो या क्रेटर झील हो, सभी झीलों में सबसे बड़ी जो झील है एरिया वाइज वह है चिल्का झील, ठीक है। तो अगर एग्जाम में बड़ी आता है या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली झील आता है तो आप बोलेंगे चिल्का झील हमारे देश की सबसे बड़ी झील है। दूसरा पॉइंट देखिए, हमारे देश की कुछ लैगून झीलों का नाम लिखा है मैंने। पहली झील तो ये चिल्का झील ही होगी। 3 लैगून झीलों का नाम मैंने और लिख दिया, पुलिकट, बेम्बानाड और अष्टमुदी झील। बेम्बानाड और अष्टमुदी जो झील है ये केरल में स्थित है, और पुलिकट झील मैंने बताया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है, ठीक है। अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में आता है इसका, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, भारत की ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। जैसे लैगून झील जो होती है, लैगून झील का जो जल होता है वो खारा होता है, मैंने बताया था, क्योंकि इसका जो निर्माण है महासागर या सागर से के जल से होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी झील का निर्माण नदी के द्वारा किया जाएगा तो उस झील का जो जल है वो ताज़ा होगा या मीठा होगा। तो हमारे देश की ताजे पानी की या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है कोलेरू झील। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में एक झील है कुलेरू झील,
ये जो झील है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मैं इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जो कोलेरू झील है ना, जब मैंने आपको नदी वाले चैप्टर में प्रायद्वीपीय नदियों में मैंने बताया था, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में बताया था, तो दो नदियाँ थी जो आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती थी और वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। दो नदियाँ आंध्र प्रदेश के तट पर जल गिराती हैं और दो डेल्टा का निर्माण करती है। पहली नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद उसके दक्षिण में कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो आंध्र प्रदेश के तट पर इन दोनों नदियों के डेल्टाओं के बीच में ही ये कोलेरू झील स्थित है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कोलेरू झील की अवस्थिति कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट अवस्थिति कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी नदी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। उसके बाद अगला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत की जो एकमात्र क्रेटेड झील है वह लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की बोलो या मीठे पानी की बोलो, मैंने बोला आपको इससे पहले पॉइंट में कि हमारे देश की ताजे पानी की या मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो कोलेरू झील है ये गोदावरी नदी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित जो लोकटक झील है वह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील है। अब इसी मणिपुर में स्थित जो लोकटक झील है, इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट अगला वाला पॉइंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है, या आप इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हो, वह है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ पूरा एक ही वर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केबुल लामजाओ। जो केबुल लामजाओ वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र, यह लोकटक झील में ही स्थित है। मणिपुर में जो लोकटक झील है, इस लोकटक झील में ही यह नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी जो झील है, हमने ये तो पढ़ लिया, भारत की जो सबसे बड़ी झील यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ी जो झील है भारत की वह है चिल्का झील, जो एक लैगून झील है। अगर आपसे पूछें कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, जितनी भी हमारे देश में झीलें हैं, भले वो खारे पानी की हो, मीठे पानी की हो, जितनी भी हो, उन सभी झीलों में सबसे जो लंबी झील है वह है वेम्बनाड झील। और मैंने बताया था जो ये केरल में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है, या भारत की सबसे लंबी लैगून झील कौन सी अगर आएगा, तो वह भी वेम्बनाड झील ही होगी। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, या भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो वो भी चिल्का झील ही होगी। ठीक है, तो क्योंकि सभी झीलों में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और सभी झीलों में सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।